हेलो बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे वैद्युत रसायन। आज अपन पढ़ेंगे ईंधन सेल और संक्षारण। सबसे पहले देखते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बैटरियों के बारे में बताया था। ईंधन सेल की यदि बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल ही होता है। वैद्युत रासायनिक सेल होता है। लेकिन इस सेल में और बैटरी में क्या अंतर है? अंतर यह है कि इस सेल में अपन लगातार ईंधन देते रहते हैं। यदि इसमें लगातार ईंधन की आपूर्ति होती रहेगी तो अपन को लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। दूसरी बात क्या है कि इनकी गुणवत्ता उच्च होती है, अर्थात ये उच्च गुणवत्ता वाले सेल होते हैं, बढ़िया सेल होते हैं। और तीसरी जो इसकी विशेषता वो ये है कि ये होते हैं प्रदूषण रहित सेल। क्या होते हैं? प्रदूषण रहित सेल होते हैं। तो ये तीन इसकी क्या है विशेषता बोल दीजिए, श्रेष्ठ बोल दीजिए। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ईंधन सेल अधिक श्रेष्ठ क्यों होते हैं? तो इसका रीजन ये है कि इनमें पहला रीजन क्या है कि लगातार इस सेल में अपन ईंधन की आपूर्ति कराते रहेंगे तो विद्युत ऊर्जा लगातार उत्पन्न होती रहती है। दूसरी, इनकी उच्च गुणवत्ता होती है। तीसरी बात, ये प्रदूषण रहित सेल होते हैं। अब एक ईंधन सेल का यदि उदाहरण देखें तो ईंधन सेल जो होता है, उस ईंधन सेल में जो ईंधन लेते हैं, ईंधन के रूप में अपन हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, मीथेन ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। ये क्या है? विभिन्न यौगिक है जो ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। और इन्हें जब अपन इलेक्ट्रोड पे प्रभावित कराते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रोड पे जब ये ईंधन प्रभावित करवाते हैं तो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, या ये कहें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। और उस रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारत में जो अपोलो जो अंतरिक्ष यान था, अपोलो अंतरिक्ष यान में सबसे पहले इसी प्रकार के ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। उसमें क्या लिया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया था। और इन ईंधन की सहायता से इनके मध्य की जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उस रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान विद्युत आपूर्ति हुई थी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। और सेल अभिक्रिया से इसमें निर्माण होता था जल वाष्प का। ये जो जल वाष्प बनती है उसे फिर ठंडा करके पेयजल के रूप में प्रयोग में लिया गया था इस अंतरिक्ष यान में। तो यदि अपन इस उदाहरण को देखें, इससे ईंधन सेल की यदि बात करें, इसका चित्र देखें तो इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है इस प्रकार का। इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड। जैसे ये देखें, ये क्या है? कार्बन इलेक्ट्रोड है। 2 हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड। इनमें आंशिक रूप से प्लेटिनम या पैलेडियम धातु मिश्रित कराते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड है। और यहां से इनमें ईंधन की आपूर्ति कराते हैं। क्या कराते हैं? ईंधन की आपूर्ति कराते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन ईंधन प्रभावित कराते हैं वो होता है कैथोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन ईंधन आपूर्ति कराते हैं वो होता है एनोड। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में वैद्युत अपघट्य के रूप में NaOH या KOH को भरते हैं और यहां से जल वाष्प का निकास होता है। ये एक ईंधन सेल का चित्र है जिसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें प्लेटिनम या पैलेडियम मिश्रित होता है। बीच में NaOH या KOH वैद्युत अपघट्य के रूप में भरे हैं। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस आती है, ऑक्सीजन ईंधन आता है, वो कैथोड होता है। जिस पे हाइड्रोजन आती है वो एनोड होता है। और सेल अभिक्रिया के दौरान यहाँ से जल वाष्प निकलती है जिससे ठंडा करके संघनित्र से ठंडा कराते हैं और पेयजल के रूप में यूज करते हैं।
अब यदि इसकी अभिक्रिया देखें तो एक एनोड है, ये KOH वैद्युत अपघट्य, ये टूटेगा K+OH नेगेटिव में, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ठीक, अब एनोड पे कौन आ रही है? हाइड्रोजन गैस आ रही है। तो एनोड पे क्या होगा कि दो जो H2 परमाणु है, ये अपन ने पहले पढ़ा है कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो जो दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 4 OH नेगेटिव मिलके ये बन जाएगा 2 H2 परमाणु प्लस 4 OH नेगेटिव, हाइड्रोजन गैस और OH नेगेटिव मिलके बनेगा H2O। इस प्रकार से 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस एनोड पे आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और जल का निर्माण करेगी। ये हो गई एनोड की अभिक्रिया। कैथोड पे ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करवा रहे हैं, तो कैथोड पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है 4 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा 4 OH नेगेटिव। ये अभिक्रिया किस पे हो रही है? कैथोड पे। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड की अर्ध सेल अभिक्रिया, कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया। यदि इस सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया यदि देखें अपन, तो इन दोनों अभिक्रियाओं का योग होगा सेल अभिक्रिया। योग कैसे होगा? योग करेंगे OH से OH कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। तो इस सेल अभिक्रिया के दौरान जल वाष्प का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान अपन H2 और O2 ईंधन की आपूर्ति कराते रहेंगे, तो अभिक्रिया होती रहेगी, जल वाष्प का निर्माण होता रहेगा, विद्युत उत्पन्न होती रहेगी। तो ये होता है एक ईंधन सेल, जिसमें सेल अभिक्रिया के दौरान विद्युत का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना वो आता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब है नष्ट होना। संक्षारण का मतलब नष्ट होना। धातुओं में पाया जाता है, जो क्रियाशील जो धातु होती है। संक्षारण, संक्षारण कहते किसे? तो अपन ये कह सकते हैं जैसे वायुमंडल की CO2 गैस, नमी, ऑक्सीजन, इन गैसों के संपर्क में यदि कोई धातु आती है, कोई धातु इन गैसों व नमी के संपर्क में आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है? धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, या ये कहें संक्षारित हो जाती है। ये जो गुण है वो कहलाता है संक्षारण। कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, नमी या CO2 गैस के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वो नष्ट होती रहती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की बात करें तो लोहे पर जंग लगना आम बात है, ये सबने देखा है। तो जंग लगना ये संक्षारण का उदाहरण है। तांबा होता है, तांबे पर कार्बन का जमा होना, ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी देखिए, चांदी का बदरंग होना, ये संक्षारण का उदाहरण है। तो ये क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। इन सब में जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग में क्या है? संक्षारण हो रहा है, लोहा नष्ट होता है। तांबे पे कार्बन आता है, तांबा नष्ट होता है। चांदी बदरंग होती है तो चांदी नष्ट होती है। धीरे धीरे ये अभी जो धातुएं हैं वो क्या होती है? नष्ट होती रहती है। तो ये संक्षारण होता क्यों है? ऐसा क्या होता है कि ये धातु नष्ट हो जाती है? अपन उदाहरण लेते हैं, लोहे पर जंग लगना। एक्चुअली में होता क्या है कि संक्षारण में जो धातु होती है, उस धातु के जो सतह है, उस सतह पे छोटे छोटे वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। और उन रासायनिक सेलों के निर्माण के दौरान धातु परमाणु धातु आयनों में परिवर्तित होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु आयनों में परिवर्तित होते हैं, जिससे धीरे धीरे धातु नष्ट हो जाती है। जैसे जंग की यदि बात करें तो अपन सब जानते हैं कि जब लोहे को नमी में छोड़ देते हैं, गीली मिट्टी में डाल देते हैं, नमी में खुले में छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद में या 10-20 दिन या कुछ समय बाद में अपन ये देखते हैं कि उसकी सतह पे जंग
लग जाती है, जंग उत्पन्न हो जाती है और जंग लगने के दौरान वो लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, जंग निर्माण में लोहे की सतह पे छोटे छोटे वैद्युत रासायनिक सेलों का निर्माण होता है। अब जो लोहे के जो परमाणु होते हैं, जो सतह के जो आयरन परमाणु है, लोहे के जो परमाणु है, वो इस सेल में एनोड का कार्य करते हैं। अपन ने पढ़ा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड का कार्य करते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयनों का निर्माण कर लेते हैं। ये अभिक्रिया होती है एनोड के रूप में। सॉरी, जो Fe परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 आयन का निर्माण कर लेते हैं। ये है लोहे की सतह के आयरन परमाणु। अब जो वायुमंडल की जो CO2 गैस है और नमी H2O, मैंने पहले कहा है कि नमी के संपर्क में रखेंगे तो जंग बनेगी। तो ये CO2 और H2O मिलके बनाते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये होता है कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल एक तो अम्ल है, H+ त्यागेगा, और एक जल तो कार्बोनिक अम्ल और जल दोनों मिलके H+ त्यागते हैं, H+ आयनों का निर्माण करते हैं। ये H+ आयन कैथोड का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, कैथोड की अभिक्रिया। तो कैथोड पे कौन आएंगे, H+ आयन आएंगे, वायु की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और जल का निर्माण करते हैं। ये हो गई कैथोड की सेल अभिक्रिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एनोड पे सतह के आयरन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते रहेंगे, ऑक्सीकरण होता रहेगा। इन त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिक अम्ल और जल के द्वारा जो H+ आयन बनते हैं, वो H+ आयन वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ग्रहण करते रहेंगे, अपचयन होता रहेगा और जल का निर्माण होता रहेगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलती रहती है और इनका योग आ जाता है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया क्या आएगी कि 2 Fe परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिनको 4 H+ आयनों ने ग्रहण किया, O2 गैस और बन गया ये जो Fe परमाणु है वो बदल गए Fe+2 आयनों में और साथ में 2 H2। इस प्रकार से इस सेल अभिक्रिया का निष्कर्ष ये हुआ कि वायु की ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जो आयरन परमाणु होते हैं, लोहे की सतह के जो Fe परमाणु है, वो Fe+2 आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो Fe+2 आयन है, ये Fe+2 आयन वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति में वायु व नमी से क्रिया करते हैं और क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड। और H+ आयन का निर्माण करते हैं। तो ये जो Fe+2 आयनों ने क्या किया, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ऑक्साइड यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, साथ में H+ आयनों का निर्माण होते हैं। ये H+ आयन वापस यहाँ पे क्या करते हैं, कैथोड पे यूज होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये H+ आयन कैथोड पे आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते रहेंगे। इसका निष्कर्ष ये आएगा कि H+ की संख्या बढ़ेगी तो Fe इलेक्ट्रॉन त्यागता रहेगा। तो ये अभिक्रिया चलती रहेगी और Fe परमाणु Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये जो Fe2O3 यौगिक है, ये अपने से जल के अणुओं को जोड़ता है, रिक्त डी कक्षक में जल के अणुओं को जोड़ता है, तो एक यौगिक बनता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसे बोलते हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसका लाल भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, लाल भूरा। अर्थात यही क्या है, यही जंग होती है जो लोहे पे उत्पन्न होती है। तो अपन ये कह सकते हैं जंग क्या है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, लाल भूरे रंग का यौगिक होता है। कैसे बनता है ये मैंने बताया आपको। तो जंग निर्माण के दौरान लोहे से जब ऑक्सीजन और जल जुड़ जाते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि जंग निर्माण के दौरान लोहे के वजन में, भार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है और आयरन परमाणु जंग में परिवर्तित होते रहते हैं, लोहा
नष्ट होता रहता है।